हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अब ये लगता है कि ये देश में मोदी जी को चरितार्थ करने के लिए नारा I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. हम जेडीयू सहयोगी दल होने के नाते चाहते हैं कि बढ़ी हुई कीमतें वापस लीजिए। इतना काम नहीं है, इतना पेट्रोल हो गया बहुत ज़्यादा महंगा, लोगों को बहुत परेशानी, इतना महंगा कि लोग कह रहे सस्ता करेंगे, कोई सस्ता नहीं हो रहा पेट्रोल यहाँ पे। बहुत फर्क पड़ रहा है। पहले 50 रुपये में दुकान जाते थे, अब 100 रुपये में जा रहे हैं दुकान। क्या करेगा आदमी? पेट्रोल की कीमत बढ़ने दो ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो 100 रुपये के लिए मोदी जी को थोड़ी नहीं हटाना है, देश का विकास हो रहा है। तो आमदनी आदमी कितनी है कि इतना पेट्रोल डलवा रहा है, इससे अच्छा पैदल ही चल लेगा आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत पिछले कुछ दिनों से प्रति लीटर 100 के पार बरकरार है। तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष जहां सरकार की घेराबंदी में जुटा है, वहीं प्रधानमंत्री इसके लिए पूर्व सरकारों को दोषी करार दे रहे हैं। आखिर क्यों बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में तेल के भाव में आग लगी हुई है? कौन है इसका असली कसूरवार? हल्ला बोल में आज बहस इन्हीं तमाम सवालों पर, और हमारे साथ दो खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ेंगे। पवन खेरा मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 50 रुपये में काम हो जाता था, 70-80 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। 1000 रुपये सीधे सीधे हमारा महीने का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाएं हम? बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपये हो गए, 90 रुपये डीजल हो गए हैं। ये मध्यवर्गीय लोग जाएंगे कहाँ? कोरोना पहले ही ला रखा है, कोरोना से पहले ही लोग त्रस्त हैं। कहीं 90 कहीं 100, पैसा पैसा बढ़ता ये तेल का दाम दम निकालने को तैयार है। राजधानी में 90 पार तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सेंचुरी मार चुका है पेट्रोल। सांस लेने की मोहलत नहीं देता, हर सुबह ऊपर ही भाग रहा है मीटर। कार मोटरसाइकिल को सड़क पर निकालना जेब पर इतना भारी पड़ेगा, ये महंगाई की महामारी ही है। हाँ जी सर, पहुँच गया बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत परेशानी है लोगों को। इतना काम नहीं है, इतना पेट्रोल हो गया बहुत ज़्यादा महंगा। पहले 50 रुपये में दुकान जाते थे, अब 100 रुपये में जा रहे हैं दुकान। क्या करेगा आदमी? हमारे को मजबूर चलना पड़ता है, हमारे को कमाई का बिल्कुल साधन खत्म होता जा रहा है। ये समझ लो कि आज की 50 लीटर गैस हो गया, पहले 30 रुपये था, 20 रुपये, मतलब 100 रुपये रोज फर्क पड़ गया। हमारे पेट पे लात पड़ती भाई साहब। तेल के दाम में लगातार इजाफे का ही नतीजा है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी सामान्य पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 105 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। हालत ऐसी है कि पड़ोसी मुल्कों को भी हमने कीमतों में पीछे छोड़ दिया है। भारत में पेट्रोल 89.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.27 रुपए प्रति लीटर है। नेपाल में पेट्रोल 68.98 रुपए, डीजल 58.31 रुपए। श्रीलंका में पेट्रोल 60.26 रुपए और डीजल 38.93 रुपए है। और पाकिस्तान में पेट्रोल 51.14 रुपए और डीजल 53 रुपए बिक रहा है। महंगाई की महामारी में तभी बिहार में नेपाल से पेट्रोल की तस्करी हो रही है। ये बिहार का अररिया है, जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है। यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम देख सकते हैं आप, लोग आसानी से आ जा रहे हैं। ऐसे में नेपाल से 22 रुपए सस्ता पेट्रोल लाकर बिहार में बेचा जा रहा है। लोग साइकिल पर गैलन रखकर खुलेआम पेट्रोल की तस्करी कर रहे हैं। पेट्रोल में कितना अंतर है? भारत नेपाल में पेट्रोल में अंतर 75, 95, 15 रुपये, 12 रुपये ज़्यादा नहीं ज़्यादा। 22 रुपया कुछ पैसा पड़ जाता है। पेट्रोल की कीमतों के शतक लगाने पर प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी। कहा, अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता तो मध्यम वर्ग को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened.
ये सच है कि भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात करता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने भी धावा बोल दिया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि एनडीए कार्यकाल में कच्चे तेल का उत्पादन घटा है, ओएनजीसी को बर्बाद कर रही है सरकार। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। इस देश का 63% कच्चा तेल सरकारी नवरत्न कंपनी ओएनजीसी पैदा करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने इस सरकारी नवरत्न कंपनी ओएनजीसी का बजट ही इस साल काट दिया। इस बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तेल की बेतहाशा भागती कीमतों पर सहयोगी भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे। हर मुद्दे पर साथ खड़ा होने वाली जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार वैट का जो टैक्स है उसको कम करेंगे? नहीं, बिहार सरकार से नहीं, जो समृद्ध राज्य हैं उनसे इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बिहार तो समृद्ध राज्य नहीं है, इसकी महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, इसकी हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जो समृद्ध राज्य हैं ये शुरुआत करें। हम तो कई तरह की वैसी आर्थिक दिक्कतों के शिकार हैं। तेल के इस खेल में टैक्स का रोल क्या है? दरअसल महंगाई का ये जो झटका लग रहा है वो केंद्र और राज्य सरकारों की मिली भगत का नतीजा है। तो सुनिए, इसे समझने के लिए आपको तेल की कीमत में टैक्स के गणित को देखना होगा। दिल्ली में 16 फरवरी को पेट्रोल का बेस प्राइस 31.82 पैसे था, जिस पर 28 पैसे का किराया लगा, 32.90 रुपए की केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, 3.68 पैसे डीलर का कमीशन, 20.61 पैसे का दिल्ली सरकार का वैट, जोड़कर 89.29 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। इस तरह प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें 53 रुपए 51 पैसे का टैक्स वसूल रही हैं दिल्ली में। मतलब सरकारों के लिए तेल कमाई का बड़ा स्रोत ही बन चुका है, जिससे हाथ धोने को किसी भी दल की सरकार तैयार नहीं। लेकिन सरकारों की बढ़ती भूख ने जनता के साथ साथ तेल बेचने वालों की भी नींद उड़ा दी है। तो इस प्रकार का कोई दाम बढ़ने से हमारा कोई परसेंटेज के आधार पर कोई कमीशन बढ़ता है या हमें कोई फ़ायदा होता है, ये बिल्कुल निराकार, बिल्कुल गलत है। और बल्कि हमारा बहुत भारी नुकसान, जो आम पब्लिक का नुकसान है, उससे भी भारी नुकसान डीलरों का होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, जब 70 रुपये का पेट्रोल था या 60 रुपये का पेट्रोल था तो पेट्रोल उड़ता है, उसकी एक एक व्यवहारिक नेचर, या आप कहें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो जब पेट्रोल उड़ता है, उस पेट्रोल उड़ने में जब 70 रुपये का पेट्रोल उड़ रहा था तो हमारा 70 रुपये का नुकसान था। आज वो 100 रुपये का पेट्रोल हो गया है तो 100 रुपये का नुकसान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाव 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचने की वजह भी यही है कि दोनों ही राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट वसूलने में अव्वल है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा है। तो तेल के इस खेल में अब क्या अपने अपने शहर में कीमत 100 रुपए तक पहुँचने का इंतजार करे जनता? आज तक ब्यूरो। तो हमने बारीकी से इस रिपोर्ट में आपको पूरी कहानी तेल की व्यथा समझा दिया कि केंद्र हो राज्य हो कितना वो टैक्स वसूलते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसी कीमत पेट्रोल डीजल की इस वक्त देश में देनी पड़ रही है। दोनों खास मेहमानों को दिखाइए। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए। पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि किसकी गर्दन पकड़े वो। आप लोगों ने तो लेकिन कौन जिम्मेदार है खोज लिया है। नेहरू से लेकर जितनी पहली सरकारें थी वही जिम्मेदार है ना, आज पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकारें। अंजना जी, अभी आपने विश्लेषण दिखाया और आपने कहा, बहुत बारीकी से आपने समझाने का प्रयास किया। अब एक बारीकी में और बता देता हूं। पहले सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती थीं, फिर WTO के बाद धीरे धीरे उस पर सरकार का नियंत्रण कम होना शुरू हो गया। और मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा डेट है जिसके बाद सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो गया? वो डेट है अक्टूबर 2014। तो अक्टूबर 2014 के बाद भारत सरकार को कोई अख्तियार नहीं है कि वो किसी पेट्रोल डीजल की कीमत में आंशिक हस्तक्षेप भी कर सके।
2010 के बाद धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ था, तो वो पार्शियली कर सकते थे। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी तो आप जो कहते हैं ना 2008 में, 9 में, 7 में, हां तब सरकार के हाथ में था, सरकार इंटरवीन करती थी और जो होता था वो करती थी। जैसे सरकार आज पीडीएस में 2 रुपए किलो चावल देती है तो सरकार देती है ना, उसी प्रकार से तब पेट्रोल और डीजल पर था, आज वो मुक्त हो चुका तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, उसके बाद जो कहा जाता है कि इतने रुपए कीमत में क्या, जैसे अभी आपने दिखाया, देखिए पेट्रोल डीजल के 3 प्रकार के खर्चे आ रहे हैं जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। एक जो कंपनियों को कीमत में जा रहा है वो एक पक्ष है, दूसरा है जो लगभग 1/3 है वो केंद्र सरकार का राजस्व है, और तीसरा लगभग 1/3 जो राज्य सरकारों का राजस्व है। इसीलिए ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो राज्यों ने जीएसटी में नहीं आने दिए, क्योंकि राज्यों के राजस्व का यह बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए यह समझौता हुआ कि भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखो। तो 1/3 कीमत हमारे हिस्से में, 1/3 कीमत राज्यों के हिस्से में। और एक और चीज है जिस तरफ लोगों को पता नहीं है, इनकी सरकार के समय में 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स लिए गए थे, और जिन्हें 2026 तक हमें ब्याज सहित चुकाना है, जिसका सिर्फ ब्याज का खर्चा 9,960 करोड़ रुपए हमें हर साल चुकाना है। तो एक हिस्सा उसकी कीमत का ऑयल बॉन्ड्स के मूलधन और ब्याज चुकाने में भी जा रहा है। और अभी देखिए सुरजेवाला जी बोल रहे थे कि प्रोडक्शन कम हो गया। धन्यवाद। कोरोना काल से पहले भी जिस प्रकार का ट्रेड वॉर चल रहा था रशिया और ओपेक कंट्रीज के बीच में, अमेरिका ने प्रोडक्शन कम किया था। तो याद है जब बहुत ज्यादा पेट्रोल की कीमतें कम होती चली गई थी, ये उसी दौर में कंपनियों ने प्रोडक्शन कम करने शुरू किए थे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कम किए, भारतीय कंपनियों के भी प्रोडक्शन कम हो गए। इतनी सिंपल सी बात को किस प्रकार से लपेट कर बताया जाता है वो हम सारे लोगों से देख सकते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो एक तरफ रह गया। जल्दी से कहूंगा सुधांशु जी अब अपनी बात पूरी कीजिए आप, उसके बाद पवन जी के पास में। सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो बस इतना है सर कि सेंचुरी पहुंच रही है। मैं सिर्फ एक ही बात, अरे सर चुनावों के पहले फिर कैसे कंट्रोल में आ जाता है कुछ जगहों पर, कीमतें घटती है, कहते हैं आप ही करा रहे हैं पीछे से। सवाल तो ये है ना कि जिस तरह से कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, जो सरकार चाहे अपना राजस्व घटा दे, तो आप भी तो एक्साइज ड्यूटी कम कीजिएगा सर। एक्साइज ड्यूटी इसीलिए एक बार वो ग्राफिक्स दिखाइए। अरे देखिए ना सर एक्साइज ड्यूटी कितना लेते हैं आप, ये भी तो आज पोल खुले, ये भी तो पता चले एक्साइज ड्यूटी आप कितना ले रहे हैं। 35 रुपए दिल्ली में बेस प्राइस है। दिखाइए एक बार, दिखाइए एक बार। देखिए ये 35 रुपए, 31 रुपए 16 फरवरी का हम आपको दिखा रहे हैं बेस प्राइस है। अगर तो देखिए एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र का है 32.90 रुपए आप देते हैं, जो वैट है दिल्ली सरकार का वो देखिए आप कितना देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो 35 रुपए के पेट्रोल है उस पर आप 53 रुपए तो टैक्स दे रहे हैं। ये कौन बताएगा सुधांशु जी, ये कौन बताएगा पवन खेड़ा जी? आपकी भी तो राज्य है, राजस्थान मध्य प्रदेश अव्वल है टैक्स देने में। बहुत अच्छी बात आपने कही, अव्वल है। पवन खेड़ा जी बोल ले सर, फिर आ रही हूं आपके पास। पवन खेड़ा जी बिल्कुल बता रहा हूं। अरे बता रहा हूं। पवन जी एक बार बोल ले, फिर आ रही हूं। अंजना जी, मेरे मित्र वैसे तो बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, लेकिन आज कुछ गलती कर बैठे। सबसे पहले डीजल और पेट्रोल का डीरेगुलेशन, सुधांशु जी मैं एक बार फिर मौका देता हूं आपको, किस महीने, किस साल और किसकी सरकार ने किया था? मैं एक बार वापस मौका दूंगा, मेरी वक्तव्य खत्म कर दूं, फिर मैं आपको जरूर कोशिश कीजिएगा कि मुझे उत्तर दीजिए। नहीं दे पाएंगे तो मैं पहले बता देता हूं। पेट्रोल और डीजल अप्रैल 2002 में सबसे पहले अटल जी की सरकार ने डीरेगुलेट किया। मैं बता रहा हूं भाई, अप्रैल 2002 में शुरू हुआ। मैं जवाब ये दे रहा हूं ना। आपने गलत बोला, आपने पूरा कर ले। अरे मैं आपकी बात सुधांशु जी पूरा कर ले। पवन जी पूरा कर ले, फिर जवाब लूंगा। उसको दुरुस्त करना मेरा फर्ज था, क्योंकि आपने यहाँ आकर एक गलत बयानी की। अप्रैल 2002 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पेट्रोल, अरे साहब बीच में काहे बोल रहे हैं मान्यवर, अटल जी की सरकार ने डीरेगुलेट किया। फिर आई हमारी सरकार, मणिशंकर अय्यर जी पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग रेजिम शुरू किया, वापस से एक तरह से रेगुलेट किया। अब आप जो जनता को गुमराह करते हैं मैं वो बताता हूं। आप कहते हैं कि डीरेगुलेट हो गया, मतलब अब जो मार्केट फोर्सेस हैं वो तय करते हैं। तो मान्यवर 2014 की मई में $108 प्रति बैरल पे जब हम खरीदते थे, तब हम 71 रुपए में दिल्ली में बेचते थे। आज की तारीख में $63 में आप खरीदते हैं, आप 90 रुपए में क्यों बेचते हैं? मार्केट तय करता है ना, आप कहते हैं।
तो अगर डीरेगुलेट हो गया, मार्केट में प्राइसेस नीचे गिर गए, हिंदुस्तान में और दिल्ली में इतना आगे ऊपर क्यों बढ़ गए? मैं अंजना जी आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कि भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान वैट वसूलते हैं, बिल्कुल वसूलते हैं। 820% सेंट्रल एक्साइज डीजल पे और 258% सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल पे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6.5 साल में बढ़ाई। राज्यों को आप जीएसटी टाइम पर देते नहीं है उनका हिस्सा। आप भले वो शिवराज चौहान साहब की सरकार हो, विजय रूपाणी जी की सरकार हो, मैं सबके पक्ष में बोल रहा हूं, या अशोक गहलोत जी की सरकार हो, हम उनसे उम्मीद करें कि वो जीएसटी उनको नहीं मिलेगा, उनको आप वैट बोलो कम कर दें। और नरेंद्र मोदी जी 820% सेंट्रल एक्साइज बढ़ाएंगे डीजल पर, 258% सेंट्रल एक्साइज बढ़ाएंगे पेट्रोल पर। ये कहां का न्याय है? सब कुछ राज्य करेंगे, नरेंद्र मोदी जी क्या करने बैठे हैं यहां? सीधी सीधी बात है। आप अच्छा ठीक है, सुधांशु जी की गलती नहीं है, सुधांशु जी की गलती नहीं है। करेंगे जी, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन आप माफ कीजिएगा, एक लाइन। सुधांशु जी की गलती नहीं है कि वो गुमराह करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी कल अंग्रेजी में गुमराह करके चले गए, हिंदी में भी करते थे, अब तो अंग्रेजी में भी गुमराह करने लगे। क्यों साहब? वो कहते हैं पिछली सरकारों ने ये किया। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होता, घरेलू उत्पादन नहीं होता। आपने ओएनजीसी का बजट काट दिया, आपने जीएसपीसी का घोटाला किया। मैं नहीं कहता, सीएजी रिपोर्ट 2016 की कहती है गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह से जीएसपीसी का घोटाला किया था, ये मेरे शब्द नहीं है। और उस घोटाले के चलते ओएनजीसी के ऊपर आपने जबरदस्ती फिर जीएसपीसी को खरीदवाया, ओएनजीसी से, ओएनजीसी को जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग नवरत्ना थी। उसमें तो आप नेहरू जी की तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आपके मुंह से तारीफ निकल नहीं सकती हमारी सरकारों की। उस ओएनजीसी को आप डुबो रहे हैं, लुटवा रहे हैं, क्योंकि आपके घोटाले हैं जीएसपीसी के। जो आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक ब्लॉक, और उसमें मोदी जी ने 2007 के चुनाव में क्या कहा था अंजना जी, कि गुजरात में नल खोलोगे तो पानी नहीं निकलेगा, तेल निकलेगी। क्या हुआ उस तेल का? क्या हुआ गुजरात के नलों का? सुधांशु जी, गुमराह करना चुनाव तक ठीक है, सुधांशु जी अब सरकार चला रहे हो तो अब सुधांशु जी अब की बार महंगाई पर वार, एक बार जरा जीडीपी दिखाइए, ये जो महंगाई की जीडीपी है सर, एक बार दिखाइए। चाहे वो गैस हो, गैस सिलेंडर, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। कब तक आप कहिएगा कि देश के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर ये कीमतें भी चुकाते रहिए? जनता पूछेगी ना, कोरोना की महामारी, उसके बाद महंगाई की महामारी। सुधांशु जी। हाँ, अब मैं और ओएनजीसी पर भी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं ओएनजीसी को आपने बर्बाद किया है। डेट, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, हाँ मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मुझे लगा था कि खेड़ा जी ने मुझसे पूछा कि डेट्स बता दीजिए, तो मैं डेट बताने लगा था। अब मैं अपनी बारी पे वो डेट बताता हूं। सच है, 2002 में डीरेगुलेशन शुरू हुआ, पेट्रोल का डीरेगुलेशन 2010 में खत्म हुआ और डीजल का 2014 अक्टूबर में। जब आप 2002 तक गए तो ये भी बता दिए 2002 में क्यों डीरेगुलेशन हुआ, फिर वो भी बता दिए चूंकि 1 जनवरी 1995 को हमने डब्ल्यूटीओ में जिन शर्तों पर साइन कर दिया था, उस कारण से वह बाध्यता थी कि आपको यह करना ही था 2002 में। तो अब 1 जनवरी 95 में किसकी सरकार थी वो पता। अब मैं बहुत पीछे की बातों में नहीं जाता। आपने एक बात कही ओएनजीसी में, बिल्कुल सही बात है। आपने 2013 में 103 रुपए का खरीद के 73 में बेचा था 2014 में। वही तो मैंने याद दिलाया, 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो आपने बजट में भी नहीं शो किए थे ताकि फिस्कल डेफिसिट ना हो, वो आपने नौरत्न कंपनियों के ऊपर डाल दिए थे। जरा ओएनजीसी की बैलेंस शीट दिखाइए 2014 की, सारा घाटा आपने ये सारा बॉन्ड उनमें दिखा दिया, जबकि सोवरिन गारंटी भारत सरकार की थी। यानी ये 1,40,000 करोड़ में ब्याज सहित भारत सरकार को लौटाना था और वो आपने डाल दिया उन कंपनियों के खाते में। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो मोदी जी ने कहा, आपने जो ओएनजीसी की बात कही, यहीं पे तो मैं कह रहा हूं, जहां तक आपकी सोच नहीं जाती है, मोदी जी उसके आगे की सोचते हैं। अगर भारत को पेट्रोलियम में आत्मनिर्भर होना है तो सिर्फ जमीन से निकलने वाले तेल से नहीं। अरे भाई, दुनिया में एथेनॉल बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम का सोर्स है और भारत एथेनॉल किससे बनता है? गन्ने से। गन्ने के उत्पादकों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्यूबा और भारत में ही सबसे ज्यादा होता है, संख्या में भारत में सबसे ज्यादा होता है। भारत में एथेनॉल मिक्स होगा पेट्रोलियम में 20% 2030 तक, हमने तय किया।
अब 684 करोड़ लीटर अब प्रोडक्शन हो रहा है इथेनॉल का, 1000 करोड़ लीटर होना चाहिए था। काहे नहीं आपने इथेनॉल का किया? अरे भाई ओएनजीसी खरीद के हम बेचते रहेंगे, जो हमारे यहां पैदा हो रहा है उसका नहीं बनाएंगे। जैसे सोलर एनर्जी का अलायंस आप काहे नहीं बनाए भाई? अंजना जी, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हमने आज आपसे सुधांशु जी, मतलब आपने हाथ खड़े कर दिए हैं ना, ऊर्जा को कहां तक ले जाना। आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने हाथ खड़े कर दिए। अभी आप जनता को ये देखिए, आपकी कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, ये जनता की परेशानी, इसको समझिए। कांग्रेस को जवाब दे देने से जनता को हल नहीं मिल जाएगा। अंजना जी, ये जो महंगाई की जीडीपी मैं पूछ रही हूँ, क्या कोई भी फौरी राहत की तरफ आपकी सरकार बढ़ रही है या आप हाथ खड़े कर रहे हैं? अंजना जी अब बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए अंजना जी। अरे अंजना जी हाथ नहीं खड़े कर रहे, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आज से 22 साल पहले हम और आप दूरदर्शन पे बहस कर रहे होते थे, तो कौन आएगा या दूरदर्शन तय कर सकता था। आज आपने और मुझे पवन खेड़ा को बुलाया है, तो क्या आईएनबी मिनिस्ट्री ने तय किया है? नहीं ना, अब ओपन हो चुका है। जो आपकी मर्जी होगी, जिसको मन होगा बुलाएंगे। तो हाथ खड़े करने का क्या मतलब है? हाथ तो बांध के खड़े करके खत्म कर दिए गए अक्टूबर 2014 में, 1 जनवरी 1995 के करार के अनुसार। पहला 2010 में खत्म हुआ, दूसरा अक्टूबर 2014 में। बस सिंपल सी बात है। वरना आप बता दीजिए कि अगर आज भारत सरकार कहे कि फला को बुलाना, ढिमा को बुलाना है, क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है। बस ऐसी स्थिति है। अंजना जी, ठीक है, जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी, एक के बाद एक गलत बयानी सुधांशु जी के मुंह से मैं उम्मीद नहीं करता था कि वो करेंगे। WTO का ये बार बार उदाहरण लाते हैं। मुझे कारण बताइए कि 2002 के बाद वाली सरकार, जब मणिशंकर अय्यर जी पेट्रोलियम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग रिजीम वापस कैसे ले आए? क्या वो इस तथाकथित WTO करारनामे के खिलाफ नहीं जाता था? नंबर 2, आप ये ऑयल बॉन्ड का बार बार कहकर आप भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी एक बार कह चुके हैं, आप कहते हैं कि आप चुका रहे हैं जनता को, और आप कहते हैं 1,00,000 करोड़ आप दे चुके हैं। गलत बोल रहे हैं आप। 3,500 करोड़ अब तक आप दे चुके हैं, और अभी जो बचा है वो 1,30,000 करोड़ है। आपने जो अर्जित किया है पिछले 6.5 सालों में सेंट्रल एक्साइज से, वो है 21 लाख करोड़। हिसाब दीजिए बाकी कहां गया, बताइए कहां गया। ये किस तरह की आप बातें करते हैं? ऑयल बॉन्ड में आपने अभी तक सिर्फ दिया चुकाया ही 3,500 करोड़ है, और यहां आकर बोल रहे हैं कि आप लाखों करोड़ दे चुके हैं। गलत बोल रहे हैं आप। बताइए किस एंट्री, मुझे बजट की एंट्री दिखाइए जहां ऑयल बॉन्ड का भुगतान आपने कितने लाख करोड़ किया, मुझे अभी बताइए, मैं इंतजार करने को तैयार। बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। अब मैं जवाब दूं? हाँ। पवन खेड़ा जी, अभी तक आप बात करते करते अब आप जरूरत से ज्यादा झूठ बोलने लगे। 9,960 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा बतौर ब्याज, और यह बात बजट में भी कही गई है। अगर हैसियत है तो आपके सांसद लाए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव वित्त मंत्री के खिलाफ। टीवी पे बैठ के बोलने से कुछ नहीं होता। 3,000 करोड़ रुपए आप क्या बचकानी बात करने लगते हैं। 9,960 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। अब एक और बात में बोल दूं, अब भाई आप अपने टर्म पे बोलिए ना। अब मैं पूरी बात कर लूं तब आप बोलिए ना। अरे भाई अब पूरी बात कर लूं मैं, बोलिए ना। 1,00,000 करोड़ अब ले अरे भाई आप, अब मैं बोल दूं तब आप बोलिएगा आगे। अब देखिए आप बीच में बोलने लगे। देख लीजिए अंजना जी, अरे भाई अब बीच में बोलने लगे अंजना जी। 1,00,000 करोड़ अब बोल रहे हैं 9,500 करोड़। ठीक है सुधांशु जी, पूरा कर ले, मैं आपके पास आऊंगी, मैं फौरन आऊंगी। पवन जी एक सेकंड, ऑडियो एक साथ बोलने पे ना ऑडियो क्लियर नहीं हो पाता है जी। सुधांशु जी बात पूरी करें। अब मैं बोलता हूं, शायद पवन खेड़ा जी को के ऑडियो लिंक पे प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड, जिसका 9,960 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सिर्फ ब्याज जाता है, मूलधन अलग है जो हमें पेमेंट करना पड़ता। दूसरी बात, मान्यवर आपने कहा कि 2002 में अटल जी की सरकार ने कर दिया था ठीक है, तो आप तो आ गए थे 1.5 साल के बाद, काहे नहीं पलट दिया डिसीजन? सुधांशु जी बता दीजिए ना, चुनाव 2010 से तो आपने खत्म किया। अरे बताया तो पलट दिया था, बताया तो सुना नहीं। सुधांशु जी देखिए, जनता किस बात में इंटरेस्टेड है वो ये जानना चाहेगी कि सर चुनाव के सामने क्या टाइम, क्या जादू हो जाता है, कैसे जादू कर लेते हैं आप लोग? जो आपने बताइए चुनाव के समय कितनी सरकारों ने कम किया, बताइए। पश्चिम बंगाल में है चुनाव, क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कम कर दिया है? नहीं। अरे कोरोना काल में इनकम नहीं है सरकार के पास, सब कुछ देना है, कहां से देगा? अच्छा ये बताइए, ये जो नेशनल हाईवे बनते थे, वो जो पेट्रोलियम का टैक्स का एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे के ले जाता था, अब उसके मेंटेनेंस का हिस्सा निकलता था टोल पे, तो अब ये तो उनके साथ खड़े हुए करे, सारे टोल फ्री कर दीजिए।
अरे सारे टोल फ्री यहीं कर से दीजिएगा, चर्चा लिए चलेंगे। कहां से नेशनल हाईवे बनेगा, कहां से उसका रख रखाव होगा? यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। और पवन खेड़ा जी, एक सवाल आपके लिए भी है। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि 85% तेल हम आयात करते हैं, 53% हम गैस आयात करते हैं, आज भी हमारी निर्भरता है। ये एक बड़ा सवाल है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी ये आयात पर हम इस तरह से निर्भर हैं कि एक परेशानी देश के लिए बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए अल्लाह। तेल तिगाड़ा, बजट बिगाड़ा। जी हां, तेल और डीजल की, जो पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें हैं, वो किस तरह से लोगों को परेशान करेंगे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। टैक्स का भी पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कितना लेती है, राज्य सरकारें कितना लेती हैं, और ये भी कि ये जो महंगाई की जीडीपी है, जिसमें गैस, डीजल, पेट्रोल, ये जो कीमतें हैं, ये किस तरह से आम आदमी को कर रही हैं परेशान। और इस बीच सवाल ये कि क्या इससे राहत मिलती हुई दिखेगी, क्योंकि ये सेंचुरी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जरूर लगा हो, लेकिन सुधांशु जी अपनी बात भी पूरी कीजिए। ये सेंचुरी मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिर्फ जरूर लगा हो, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। पता है, अलग अलग जगहों पर जब हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, लोगों में गुस्सा है इसको लेकर। क्या आपको लग रहा है कि अब महंगाई इशू ही नहीं रह गया है इस देश में, जिसकी वजह से आप लोग इसको पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ने को तैयार हैं, अकेले छोड़ दिया आम आदमी को जूझने के लिए? एक बात आपने अच्छी कही। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहा, केवल 2 चुनाव छोड़ के, 2004 और 2019। 2004 और 2019 में कभी महंगाई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि महंगाई पूर्णतः नियंत्रित थी। दोनों बार हमारी सरकार रह चुकी थी अपना कार्यकाल पूरा करके। हाँ, आज जो स्थिति है वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया कि स्थिति यह है कि न राज्य सरकार न केंद्र सरकार इस समय जिस प्रकार का इकोनॉमिक क्रंच है, कोई अपनी एक्साइज ड्यूटी नहीं कम करेगा, जहां तक मेरी समझ है। जिन राज्यों में चुनाव है, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आप देखिएगा यहां पर असम में मुझे नहीं लगता कोई सरकार एक्साइज ड्यूटी चुनाव के समय भी कम करेगी। करेंगे तो 1-2 रुपए दिखाने के लिए कम कर सकते हैं, क्योंकि सरकारों के सामने वित्तीय चुनौती है और ये जो प्राइसेस है पूरी तरह अनियंत्रित है। एक बात मैं अपना लाइटर नोट कह दूं, कांग्रेस तो इस प्रकार के आरोप लगाती है। हमें तो याद है अपने जमाने में, बचपन में जब भाजपा का उदय हो रहा था तो कहते थे जिस दिन भाजपा की सरकार आ जाएगी खाड़ी देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। बंद कर दिया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। जैसे ही वो बात खत्म हो गई, मुद्दा बदल दिया। अब इस पर भी अपनी पीठ थपथपाइएगा सर। चाइना के साथ मामला चल रहा था, खूब हल्ला मचाते थे। इस पर भी पीठ थपथपाइएगा। अब चाइना की बात हो गई, चाइना पीछे हट गया, अब चाइना पे हल्ला खत्म। इसका भी नहीं, मैंने कहा चाइना से हल्ला खत्म। तो ये लोग किसी भी प्रकार ना, मैं ये कहूंगा अनर्गल बातें किस सीमा तक की जाती है। अब देखिए, चाइना मामला पीछे हट गया, फोटो भी आ गया, अब चाइना खत्म, अब थोड़ी चाइना बात करेंगे। कुल मिलाकर किसी न किसी मुद्दे पे सच को छुपा अंजना जी, हल्ला वैसे बात सच है। अब जब चीन खुद ही अपने जवानों के मरने की लिस्ट दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है इस पर सांप सूंघ गया है। हमें तो सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि कोई आया ही नहीं था, कोई घुसा ही नहीं था, तो जा कौन वापस रहा है। चलिए, इस पे जब आप अगली बार चर्चा करेंगे जरूर मैं पूछूंगा सुधांशु जी से, जब कोई आया ही नहीं तो वापस कौन जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आपने सुधांशु जी ऑयल बॉन्ड्स की बात की थी। क्या ऑयल बॉन्ड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार से पहले किसी सरकार ने नहीं इशू किए थे? क्या यशवंत सिन्हा जी जब आपके वित्त मंत्री थे, अटल जी की सरकार ने, तब क्या ऑयल बॉन्ड्स नहीं इशू हुए थे? और आप तुरंत शब्दों को बदल देते हैं। जब मैंने आपको ऑयल बॉन्ड्स पे आपका झूठ पकड़ा तो आपने ऑयल बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पे आ गए। ऑयल बॉन्ड्स अभी तक जो मैच्योर हुए हैं मोदी जी के शासन में 3500 करोड़ से ऊपर मैच्योर नहीं हुए हैं। इसलिए आप पहले तय कर लीजिए कि आप ऑयल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं या ऑयल बॉन्ड्स के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और अगर आप ऑयल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं, कितना पैसा आप ऑयल बॉन्ड्स का लोगों को लौटा चुके हैं पिछले 6-6.5 सालों में? आप अभी अंजना ओम कश्यप जी के बहुत प्रतिष्ठित शो में जनता को बताइए। और अगर आप कह रहे हैं कि ऑयल बॉन्ड्स सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे, तो यशवंत सिन्हा जी अपने बजट में ऑयल बॉन्ड्स किस सरकार के तहत लाए थे, जरा उसकी भी बात कर लीजिए। जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी? तीसरी बात पूरा कर लीजिए। मैं फिर से आप, क्योंकि अंजना जी ब्रेक से पहले आपने मुझसे कुछ पूछा था, बिल्कुल, पिछली सरकारों ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? 85% तेल के आयात हम करते हैं और 53% गैस। बिल्कुल आपकी बात सही। 23% जो हम घरेलू उत्पाद का हम करते थे वो घटकर मोदी जी के सरकार में 15.8% क्यों हो गया? उसका जवाब दीजिए। पिछली सरकारों को उनका
किए का कभी रिवॉर्ड मिला, कभी पनिशमेंट मिला, कभी उनको चुनाव जितवा दिया। हमें तो शायद सुना 60 साल सत्ता में रखा लोगों ने, तो कुछ ठीक किया होगा तभी रखा होगा। लेकिन मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी को, जिसका ऑफिस बारबाडोस में था, उसको मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ऑयल ड्रिलिंग का काम दे दिया कपड़ा बनाने वाली कंपनी को। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी रिपोर्ट कहती है सुधांशु जी। तो हमने जो भी किया, कम से कम ये नहीं किया कि बारबाडोस में कपड़ा बनाने वाली कंपनी को ऑयल ड्रिलिंग का काम दे दिया और फिर ऑयल मिला नहीं। सीएजी रिपोर्ट कह रही है 2016 की गुजरात की, मैं नहीं कह रहा। ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। सीएजी रिपोर्ट से एक तो निकाल कर एक्साइज दे रहा ड्यूटी हूं पर, और दूसरा ये 7 साल से तो अब आप ही सरकार है ना हुजूर। देखिए अंजना जी, वैसे बारबाडोस से इनको बड़ा प्यार है। वो बारबाडोस की तो है ना रिहाना, जो तराना सुनाती है तो बड़ा सुहाना लगता है, लता मंगेशकर का गड़बड़ लगता है। खैर, अब मैं इनको बाकायदा तथ्यात्मक जवाब देता हूं। अब मैं तथ्यात्मक जवाब देता हूं। नहीं, अरे वो मैंने इसलिए बोल दिया, बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि बारबाडोस की है। और बारबाडोस की पॉपुलेशन जानते हैं कितनी है पवन खेड़ा जी? 3 लाख, यानी दिल्ली के एक विधानसभा के बराबर। आप ही को मालूम। अब मैं आ रहा हूं। वहां के कपड़ा बनाने जी मैं बता रहा हूं बारबाडोस का। अच्छा चलिए, सिर्फ मोदी जी ही दे अच्छा ये सकते हैं, हमको नहीं बताइए, दे सकते। ऐसा आप तो तैयारी करके आए ना। अरे हम तो तैयारी करके आते अच्छा हैं। बताइए बारबाडोस की कैपिटल क्या है, हम तो जहां हमेशा कंपनी की आप बात कर रहे हैं? बताइए बारबाडोस आप की इस कैपिटल तरह क्या है? ये ये तो तैयारी मोदी का जी से हिस्सा नहीं पूछिए होगा ना। ना। मोदी जी से पूछिए अच्छा ना, छोड़िए, जिन्होंने अब आपके कपड़ा मुद्दे बनाने वाले पे, को अब मुद्दे पे आते ऑयल हैं। ड्रिलिंग का छोड़िए, काम दे दिया। मुझे कागज की जरूरत नहीं थी, मैं अब बोल रहा हूँ। मुझे 1,40,000 करोड़ के जो बॉन्ड जवाब दीजिए। अरे भैया आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं ठीक किया। है पवन जी, जवाब सुनिए। अब पवन देखिए अनकंफर्टेबल पवन जी, बनाने वाले को अब पवन जी मैं तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूँ। वो तो मैंने लाइटर नोट पे कहा था। नहीं, लाइटर ही रहेंगे आप, क्योंकि आपके पास तथ्यात्मक अरे जवाब है भाई नहीं। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, सीएजी रिपोर्ट 2016 का जवाब दीजिए मुझे। मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, इसका जवाब दीजिए मुझे। अरे कपड़ा बनाने वाले को ऑयल ड्रिलिंग का काम क्यों दे दिया? अरे भैया भ्रष्टाचार अगर आपकी नजर में किया था, जवाब तो दीजिए। मेरी नजर में नहीं, माफ कीजिएगा, आपने तो हर प्रकार के आरोप लगा दिए थे। एको चीज तथ्य कहीं आप आया है? सीएजी रिपोर्ट देखिए डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। 2016 जहां अनकंफर्टेबल तथ्य आ जाता है वहां लगातार बोलना शुरू कर देते हैं। ये कांग्रेस की एक स्थापित नीति है। अरे अब देखिए आप आए बोलने लगे। अपने आप को अब मैं तो नहीं बोल लीजिए, तब मैं बोलता अपने हूं। आप को स्थापित मत मानिए। जिस तरह से आप चल रहे हैं, आप ज्यादा दिन तक स्थापित नहीं, आप रहेंगे। स्थापित है भाई। छोड़ दीजिए, ठीक है, हमें आप छोड़ जवाब दीजिए। सुन लेते हैं। दिया भाई। पवन जी नहीं, अंजना जी, मुझे ये बारबाडोस के कपड़ा बनाने वाली कंपनी को ऑयल ड्रिलिंग का काम मोदी जी ने क्यों दिया, ओएनजीसी को क्यों बर्बाद कर किया, इसका जवाब दीजिए। जीएसपीसी को क्यों बर्बाद किया, इसका जवाब दीजिए। बहुत ज्यादा कल बोल रहे थे अंग्रेजी में मोदी जी कि अरे साहब डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होता। किया था ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपने, क्या हुआ? अब मैं जवाब दीजिए ना। सभी दर्शकों से जीएसपीसी बर्बाद अब मैं कर बोल दी, दूं पवन ओएनजीसी बर्बाद कर अब मैं दी। बोल ठीक है दूं। पवन जी, अरे जवाब दे बहुत पवन जी। जवाब सुनिए भी तो। अरे सुनने की भी तो ताब रखिए, सुनने की भी आपका ताब गुस्सा भी रखिए। पेट्रोल डीजल की तरह भागे जा रहा है सर। पवन जी, आप गंभीरता से जवाब नहीं दे रहे हैं। पवन जी आपका गंभीरता से जवाब आपका नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे गुस्सा भी बार-बार पेट्रोल दोहराना डीजल की गंभीरता तरह दिख भागे रही है जा रहा है। ठीक है, हाँ, अब मैं जवाब बिल्कुल सुनते हैं, जवाब सुनते हैं पवन जी। सुधांशु जी जरूर। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उनसे कहिएगा कि 2014 की ओएनजीसी की बैलेंस शीट जाके देख ले। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, न मेरी बात मानिए न पवन खेड़ा की बात मानिए, और देख लीजिएगा किस मुकाम पे कहां पहुंचा के गए थे। दूसरा, आपको पता है 1,40,000 करोड़ के बॉन्ड किस ईयर में हमको फाइनल पे करने? 2026। आपको तो पता था कि 2026 में आपकी सरकार नहीं रहनी है। हमें तो पता है कि 2026 तक हम ही को रहना है। तो मूलधन के लिए भी तो पैसा बचाना है। उस एक साल में अचानक 1,40,000 करोड़ नहीं आ जाएगा मान्यवर, इसलिए ब्याज भी चुकाना है और फाइनल इंस्टॉलमेंट मूलधन के चुकाने की व्यवस्था भी करके रखनी है। अब मैं दूसरी बात में कर, अब भैया मैं तो पूरी बात कर लूं भाई, पूरा कर लीजिए, वाक्य पूरा पर कर आप आ लीजिए जाते हैं। सुधांशु। दूसरा, हाँ। अभी तक इतनी हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, हाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हमारी निर्भरता है, तो इन्होंने अभी सीएनजी की बात कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने तो सीएनजी का नाम भी नहीं लिया। सरकार आने से पहले लाइन लगती थी एलपीजी गैस के लिए, वो बंद हो गई। मैंने सीएनजी का नाम मोदी नहीं की लिया। सरकार आने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को फ्री गैस मिली। तो हमने ये बातें फ्री बांटी भी हैं, वह व्यवस्था भी की है आम जनता को। कोई ऐसा कमाल नहीं हो गया था मोदी जी की सरकार आने के बाद कोई भारत में सीएनजी गैस का खजाना मिल गया था, एलपीजी गैस का, तो उस कारण से हम ये देने लगे थे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, लास्ट सेंटेंस। अरे भाई, हमें नई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी तो सोचना होगा। एथेनॉल
मिक्सर किया जाएगा चूंकि भारत में पर्याप्त होता है। यह निर्णय हमारी सरकार ने ही क्यों किया? क्यों आप लोग आयात करने पर ही जोर देते रहे? क्योंकि आयात में डीलर्स का कमीशन होता है, एथेनॉल में किसानों को फायदा होता है, खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होगा जहां बगास बनती है और उससे एथेनॉल बनता है। हमने यह निर्णय लिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं हमने सौर ऊर्जा का निर्णय लिया, आपने क्यों नहीं लिया? एथेनॉल का निर्णय आपने क्यों नहीं लिया? हमारी 20% पेट्रोलियम पर निर्भरता 2030 तक कम हो जाएगी। अब मामला आपके भ्रष्टाचार पर पहुंच गया है पवन जी, आपकी सरकारों नहीं, हमारा तो भ्रष्टाचार ही साबित कर दें तो बता देंगे। जिस दिन बहुत चिल्लाते थे 2G 3G क्या हुआ बताइए ना। इसलिए हमारे भ्रष्टाचार पे भी किसी दिन चर्चा करिएगा, ये आएंगे ही नहीं सुधांशु जी उस दिन, क्योंकि होमवर्क करने को कुछ मिलेगा नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये नई टेक्नोलॉजी, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कौन सी नई टेक्नोलॉजी है कि कपड़े की कंपनी को आपने ऑयल ड्रिलिंग का काम गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे मोदी जी दिया? इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? क्यों बच रहे हैं इस उत्तर प्रश्न से? क्योंकि ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये घोटाला था इस नाम से कि हर नल पे तेल निकलेगा। अरे नहीं, अभी बीच में मत बोलिए, अब आप भी बीच में मत बोलिए। आपने पूरा हिसाब किताब तो दे दिया। 21 लाख करोड़ आपने सेंट्रल एक्साइज में तेल। अरे साहब एक मिनट रुक जाइए, मुंह भी चुप रहिए ना, हाथ उठा लीजिए, कोई बात नहीं, पुरानी आदत है, सुन लीजिए। 21 लाख करोड़ रुपए तो आपने अर्जित किए सेंट्रल एक्साइज के। हिसाब दे रहे हो 1,30,000 करोड़ का, जो आपको 2026 तक लौटाना है। बाकी पैसा जो आपने जनता की जेब से निकाला है, उसका हिसाब कब देंगे? एलपीजी, बड़ी बात कर रहे हैं उज्ज्वला की, एलपीजी में आपने नहीं बढ़ाया क्या दाम? क्या सब्सिडी विड्रॉ नहीं की? तो आप हर एक चीज का खाता एलपीजी में मत डालिए ना। एलपीजी तो अपना आपने सब्सिडी हटा दी, उससे आपने उज्ज्वला कर दिया, और उज्ज्वला की भी हकीकत हम किसी दिन अंजना जी से रिक्वेस्ट करेंगे, उस पर भी चर्चा कराइए। आप इस पर आइए, पेट्रोल डीजल पर जो आपने 21 लाख करोड़ कमाया है, सेंट्रल एक्साइज का जो कमाया है पिछले 6.5 साल में जो कमाया है, उसमें अभी तक आपने हिसाब नहीं दिया है। अभी तक आप 1,30,000 करोड़ ऑयल बॉन्ड का नाम ले लेकर कब तक पूरा प्रोग्राम खत्म करेंगे? वो तो 2026 तक है, लेकिन तब तक आप उज्ज्वला पर हम बहस जरूर कर लेंगे पवन जी, लेकिन उज्ज्वला का फायदा किन चुनाव में कहां पर ग्राउंड रूट पर हुआ, ग्राउंड लेवल पर, यह भी एक सच्चाई है। यूपी में भी हम लोगों ने देखा। करेंगे ना, ठीक है चर्चा कर, जल्दी से तैयार। बहस का अंत आ गया है, जल्दी से देखिए। आप सरकार है, जवाबदेही आपकी। जब 100 रुपया हर लीटर के लिए निकालना पड़ेगा आदमी को, तो वो एक ना एक दिन आएगा आप पर, किसी ना किसी तरीके से लोग ये पूछेंगे कि कहां हो सरकार। देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं ईमानदारी के साथ, देश में जागरूकता भी बढ़ रही है। कैसे त्यागी जी कह रहे हैं सर, आपके साथी बोला कि साहब एलपीजी पर से सब्सिडी हटा लेंगे। नहीं साथी हमारे, अरे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वो कह सकते हैं, परंतु आज का तो यथार्थ है ना। मैंने आपको उदाहरण दे दिया था। आज डीजी दूरदर्शन आपसे नहीं कह सकता कि आप इसको बुलाएं, इसको ना बुलाएं, इतने मिनट बहस करें, उतने मिनट बहस ना करें। उसी प्रकार से सरकार, हाँ, परंतु सरकार उज्ज्वला जैसी योजनाएं लाकर दे सकती है। सरकार, केरोसिन तेल का दाम कितना है आपने भी बताया। नेपाल में, पाकिस्तान में केरोसिन तेल तो हम 34 रुपए 32 रुपए में दे रहे हैं ना, जो गरीब यूज करता है, सबसे गरीब तबका यूज करता है। और वो उन देशों में जाइए तो 80 रुपया 90 रुपया जा रहा है। तो गरीब के लिए हम 2 रुपए किलो चावल मायने नहीं रखता है। चलिए, बहस अनंत है, लेकिन सवाल यही है कि हर रोज सुबह उठिए और कुछ पैसे कीमत और भागती है। हर शहर में क्या आप 100 पार करने का इंतजार करें? मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई जगहों पर कर गए। इसी पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज तक। तेल, कई शहरों में 100 के पार, तेल तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।